एक ग्रुप में पाए जाते हैं, उनके लिए एक स्पेशल नाम रखा है। और उनको हम कैसे देखते हैं, कैसे स्टडी करते हैं, बेसिक चीज़ हैं। ये समझ जाने के बाद थोड़ा सा उसकी जनरल नॉलेज के बारे में स्टडी करना आसान रहता है। पहला मैं आपको उनको समझाता हूँ कि हम कंट्रीज़ को किस हिसाब पर तकसीम करते हैं। ये हमारे पास नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ठीक है। अब जो कंट्रीज़ वेस्ट में पाए जाते हैं उनको वेस्टर्न कंट्रीज़ कहते हैं, जो ईस्ट में पाए जाते हैं उसको ईस्टर्न कंट्रीज़ कहते हैं, जो साउथ में पाए जाते हैं वो साउदर्न कंट्रीज़ हैं, जो नॉर्थ में पाए जाते हैं उनको नॉर्दर्न कंट्रीज़ कहते हैं। अब अगर पूरी दुनिया पर आप इस तरह एक लाइन खींचे, ठीक है, इस तरह एक लाइन खींचे पूरी दुनिया पर, ठीक है, तो ये आपके पास वेस्टर्न कंट्रीज़, ये आपके पास ईस्टर्न कंट्रीज़, ये आपके पास नॉर्दर्न कंट्रीज़ और ये आपके पास साउदर्न कंट्रीज़। लेकिन मसला ये है कि ये जो ग्राफ है ये पूरी दुनिया पर हम एट अ टाइम लागू नहीं कर सकते हैं। इसको हम क्या करते हैं, जो लोग जिस कंटिनेंट में रहते हैं वो कंटिनेंट के लोग अपनी कंटिनेंट के बेस पर इसको बनाते हैं और इसके ऊपर कंट्रीज को डिसाइड करते हैं। अगर कोई बंदा एशिया में रहता है, एशिया वाले जो ममालिक होते हैं, एशिया वाले जो कंट्रीज होते हैं, वो दुनिया के ममालिक को इस निगाह से देखते हैं, यानी वो ये समझते हैं कि चूंकि हमारी जो एशिया है उस पे ये चीज़ हम अप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पर ये एशिया का लाइन है, ये एशिया है, ठीक है, ये आपके पास एशिया है, ठीक है, ये आपके पास एशिया है, ये। अब इधर अगर हम ये लाइन खींचे, ये, तो ये क्या हो गया, नॉर्थ, ये हो गया ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया साउथ। क्लियर? इस तरफ जो कंट्रीज हैं वो साउथ है, इस तरफ जो है वो ईस्ट है, इस तरफ जो है वो नॉर्थ है, इस तरफ जो है वो वेस्ट है। अभी चलो देखते हैं। पहला आप लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना है, सार्क, ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन में कौन से कंट्रीज शामिल हैं? साउथ एशियन, ठीक है। चूंकि ये कंट्रीज जो इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हैं उनका नाम है साउथ एशियन कंट्रीज, क्योंकि ये एशिया के साउथ में पाए जाते हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, कि ये उन कंट्रीज का ग्रुप है जो एशिया के साउथ में पाए जाते हैं, ठीक है। एशिया के साउथ में कौन से पाए जाते हैं अभी देखें। अगर हम इस अंदाज, मतलब ये पूरा एशिया अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा ग्राफ अगर आप सही तरीके से देखें तो ग्राफ कुछ यूं है, ये, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया अफगानिस्तान, ठीक है, फिर इसके साथ हो गया पाकिस्तान, और फिर इसके साथ हो गया इंडिया, ठीक है, इधर हो गया मालदीव, बांग्लादेश, इधर हो गया मालदीव, भूटान, इधर हो गया श्रीलंका, इधर हो गया आपके पास मालदीव। इनका नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, क्योंकि ये कंट्रीज एशिया के साउथ में पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं साउथ एशियन। एशिया के साउथ में है, ठीक है, दुनिया के साउथ में नहीं है। हालांकि अगर हम देखें इक्वेटर लाइन ये है, ये इक्वेटर लाइन, ठीक है, तो होना तो ये चाहिए कि ये नॉर्थ की तरफ होने चाहिए, लेकिन चूंकि ये एशिया जहां पे पाई जाती है उसके साउथ में है, इसलिए इसको हम साउथ एशियन कंट्री कहते हैं। अगर हम पूरी दुनिया की निस्बत से देखें तो ये कंट्रीज नॉर्थ में सारे नॉर्दर्न कंट्रीज है, इक्वेटर से नीचे साउदर्न कंट्रीज है, तो लेकिन इस चूंकि एशिया के साउथ में की साउथ साइड में पाए जाते हैं, इसलिए इसको साउथ एशियन कंट्रीज कहते हैं, राइट। नाउ अब अगर इधर कुछ कंट्रीज पाए जाते हैं, इसको कहते हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। एशिया के अगर इस तरफ कंट्रीज पाए जाते हैं तो उसको हम कहते हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। नाउ अब अगर कुछ कंट्रीज इधर पाए जाते हैं, फिर एक्सट्रीम ईस्ट साउथ एशियन कंट्रीज। अगर कुछ कंट्रीज इस तरफ पाए जाते हैं, साउथ की तरफ ज्यादा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ कम है, इसको एक्सट्रीम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा खैर, अभी इधर देखें,
इधर जो कंट्रीज पाए जाते हैं इस रीजन पर, ये इसको कहते हैं साउथ ईस्ट, क्योंकि एशिया के इस रीजन में पाए जाते हैं, इसको कहते हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हमारे पास हैं, मिसाल के तौर पर आपके पास है वियतनाम है, थाईलैंड है, और फिलिपाइन है, ब्रुनेई दारुस्सलाम है, न्यू गिनी है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, और इसके साथ कंबोडिया है, बैंकॉक है, ताइवान है, जापान ईस्टर्न कंट्री में पाया जाता है, जापान थोड़ा सा ऊपर है। तो ये जो कंट्रीज है आपके पास साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है। क्लियर? नाउ अगर कुछ कंट्रीज इधर पाए जाते हैं तो ये हमारे पास क्या है, ईस्टर्न एशियन कंट्रीज है, क्योंकि ये एशिया के ईस्ट में पाए जाते हैं इसलिए इसको ईस्टर्न एशियन कंट्रीज कहते हैं। तो जापान हमारे पास ईस्टर्न एशिया में है, कोरिया हमारे पास ईस्टर्न एशिया में है। अगर कुछ कंट्रीज इस तरफ है, अभी तो नहीं है ना, क्योंकि इस पूरा एशिया है, तो इस तरफ जो कंट्रीज है वो क्या है, नॉर्थ ईस्ट एशियन कंट्रीज, नॉर्थ ईस्ट एशियन कंट्रीज। अगर इस तरफ कंट्रीज पाए जाते हैं तो नॉर्थ वेस्ट एशियन कंट्रीज। अभी हमारे नॉर्थ वेस्ट में लिथुनिया, बोस्निया और जो हमारे पास बाल्टिक कंट्रीज हैं वो भी यहाँ पाए जाते हैं, उनको बाल्टिक कंट्रीज भी कहते हैं बाल्टिक सी की वजह से। तो ये हमारे पास कौन सी कंट्रीज है, नॉर्थ वेस्ट एशियन कंट्रीज। अब अगर कुछ कंट्रीज इधर पाए जाते हैं तो हम इसको कहते हैं साउथ वेस्ट एशियन कंट्रीज, जैसे ईरान है, क्या कहते हैं, यूएई है, सऊदी अरबिया है, ऑलमोस्ट आपके पास है यहाँ पे जॉर्डन है, इराक है, कुवैत है, ठीक है ना। ये हमारे रेफरेंस से मैं बता रहा हूँ, हमारे साउथ वेस्ट में पाए जाते हैं इसलिए मैं साउथ वेस्टर्न कंट्रीज है। लेकिन इसको एक और नाम भी दिया जाता है, उसका नाम है मिडिल ईस्ट कंट्रीज। ईस्ट के मिडिल ईस्ट कंट्रीज हम इसको कहते हैं, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज बल्कि कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर कुछ कंट्रीज इधर पाए जाते हैं इस रीजन में, बल्कि या थोड़ा सा एक्सटेंडेड भी है क्योंकि एशिया का हिस्सा है, इसको हम कहते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज। सेंट्रल एशियन कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जो एशिया के सेंटर में पाए जाते हैं। उसमें कौन से कंट्रीज हैं, उसमें कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, अजरबैजान है, किर्गिस्तान है, ये आपके पास कंट्रीज पाए जाते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज। क्लियर? नाउ ये होगी आपकी वो कंट्रीज जो नॉर्थ साउथ पर स्पेशल नाम दिए गए हैं, वो ये है, ठीक है। अब अगर हम आते हैं इधर कुछ कंट्रीज हैं, लिथुनिया है, इस्टोनिया है, लिथुनिया, इस्टोनिया, लेटिविया, ये तीन कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। ये खासकर है तो यूरोप में, लेकिन बिल्कुल हमारे बॉर्डर पर पाए जाते हैं, एशिया के बॉर्डर पर, जहाँ पे यूक्रेन है, यूक्रेन के ऊपर लिथुनिया है, लिथुविया, इस्टोनिया, ठीक है। ये जो तीन कंट्रीज हैं, इन तीन कंट्रीज को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, उनका नाम है बाल्टिक कंट्रीज। कौन से कंट्रीज? बाल्टिक कंट्रीज, बाल्टिक कंट्रीज। So Baltic countries are those countries which are corner to the Baltic Sea, ठीक है। ये आपके पास बाल्टिक सी पाई जाती है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, बाल्टिक कंट्रीज कहते हैं। ये बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी है। अच्छा, इसके अलावा एक और ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं, उसका नाम है, ये जो कंट्रीज हैं ये आपके पास नॉर्वे है, नीदरलैंड है, फिनलैंड है, ठीक है। इन कंट्रीज को नॉर्थ की तरफ पाए जाते हैं। पहले इसको नॉर्थ कहते थे, तो नॉर्थ से बन गया नॉर्डिक, नॉर्डिक कंट्रीज। तो नॉर्डिक कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जो यूरोप के नॉर्थ में पाए जाते हैं, ठीक है। पुराने ज़माने में जर्मनी के जो लोग थे वो नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड, नीदरलैंड, इन कंट्रीज को नॉर्थ कहते थे। इस नॉर्थ से ये कौम था, एक बेसिक कौम था, नेशन था, तो इस कौम की वजह से इसको कहते थे नॉर्डिक कंट्रीज। तो नॉर्डिक कंट्रीज में
नॉर्वे है, नीदरलैंड है, ठीक है, फिनलैंड है, सॉरी वो है बुल्गारिया पे, डेनमार्क है, ठीक है, स्वीडन है। ये अच्छा, कुछ लोग इसको थोड़ा 7 कंट्रीज तक भी एक्सटेंड करते हैं, आइसलैंड भी शामिल करते हैं, लेकिन मोस्टली ये जो 5 कंट्रीज हैं ये ज़्यादा अहम हैं इन नॉर्डिक कंट्रीज, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया आपके पास नॉर्डिक कंट्रीज, ठीक है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज आपको समझ आ गया। मिडिल ईस्ट कंट्रीज आपके पास जो है वो है हमारे पास, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में हमारे पास हैं, एक है जॉर्डन, इराक, इजराइल, पैलेस्टाइन, ठीक है ना। ये जो कंट्रीज हैं ये हमारे पास मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं। पैलेस्टाइन है, इराक, इजराइल, जॉर्डन और सीरिया, ये आपके पास पाए जाते हैं, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में पाए जाते हैं, ठीक है। ये किधर पाए जाते हैं? ये इधर आपके पास ये सऊदी अरबिया है, और ये आपके पास पर्शियन गल्फ है। पर्शियन गल्फ के साथ बिल्कुल इस रीजन में इसको मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो दूसरा ग्रुप है वो हमारे पास एक है कैरेबियन कंट्रीज और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। बाकी तो कंटिनेंट आप लोगों को पता है कि ये साउथ अफ्रीका है, सॉरी अफ्रीका है, ये एशिया है, ये यूरोप है, ये ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया है, और ये आपके पास नॉर्थ अमेरिका, ये आपके पास साउथ अमेरिका। वो जो स्पेशल नाम है वो हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आप लोग कर ले कि जितनी भी कंट्रीज या ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं, आज मैप पर आप इसको सब कंट्रीज को देखो कि कौन कौन से कंट्रीज कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास कैरेबियन कंट्रीज का नाम लोगों ने सुना होगा, ठीक है, ये आपके पास कैरेबियन कंट्रीज है, कैरेबियन सी में जो पाए जाते हैं। अच्छा, ये छोटे छोटे स्टेट्स हैं, इन कैरेबियन कंट्रीज को वेस्ट इंडीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज में आपके पास छोटे छोटे स्टेट्स हैं। इसमें जो स्टेट्स हैं, एक है स्टेट किट्स, ठीक है, स्टेट किट्स, स्टेट विंसेंट या सेंट विंसेंट, सेंट लुसिया, जमैका, ट्राइनिडेड टोबागो, बारबेडोस, और भी छोटे छोटे स्टेट्स आपको इधर मिलेंगे, सान जुआन वगैरह, इस तरह छोटे छोटे स्टेट्स हैं। ये जो कंट्रीज हैं, ये जो स्टेट्स हैं, इनको कैरेबियन स्टेट्स कहते हैं या वेस्ट इंडीज कहते हैं, ठीक है। इन सबको वेस्ट इंडीज कहते हैं या कैरेबियन स्टेट्स कहते हैं, कैरेबियन कंट्रीज कहते हैं। इन सब में ये जो कंट्रीज है जिसमें शामिल है, उस कंट्री का नाम वेस्ट इंडीज है, ठीक है। अब ये कंट्रीज किधर पाई जाती है? ये बिल्कुल अटलांटिक ओशन के सेंटर में पाए जाते हैं। ये अटलांटिक ओशन है, नॉर्दर्न अटलांटिक है, साउदर्न अटलांटिक है, बिल्कुल इस जगह पर ये कंट्रीज पाए जाते हैं। इनकी सबसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा बोलने वाली ज़बान जो है वो स्पेनिश है एक, और ये नेचर है लैटिन का, ठीक है। इसको लिहाजा शामिल करते हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में भी शामिल करते हैं। अब लैटिन अमेरिकन कंट्रीज कौन से शामिल करते हैं, कौन से कंट्रीज हैं? कुछ लोग ये सोचते हैं कि शायद जो हमारे पास नॉर्थ कंट्रीज है और साउथ कंट्रीज है, इनके सेंटर जो कंट्रीज है उनको लैटिन अमेरिकन कंट्रीज कहते हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इनके सेंटर में जो कंट्रीज, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि यहाँ पे 2 ज़बानें सबसे ज़्यादा बोली जाती है, ठीक है। एक मैंने पहले भी बताया था, एक इंग्लिश, दूसरा स्पेनिश। इंग्लिश ज़्यादा बोली जाती है और स्पेनिश ज़्यादा बोली जाती है। और 2 ऐसे कंट्रीज है, 2 बल्कि 3 ऐसे कंट्रीज है जिसमें कोई अलग ज़बान बोली जाती है, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ। पहला ये चीज़ देखते हैं, ये एक वेस्ट इंडीज़ है जिसमें पुर्तगीज़ बोली जाती है, पुर्तगीज़ बोली जाती है। एक मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक कंट्री मुस्लिम कंट्री है, सरीनाम। सरीनाम में जो है वो इंग्लिश, उर्दू और हिंदी बोली जाती है, 3 ज़बानें बोली जाती है। अब बाकी जितनी भी कंट्रीज है यहाँ पे, ठीक है, पैराग्वे, यूराग्वे, बोलिविया, इक्वाडोर, पेरू, वेनेजुला और गयाना, अर्जेंटीना, चिली, यहाँ पे जो ज़बानें बोली जाती हैं वो स्पेनिश है। कौन सी है?
स्पेनिश। अब ये स्पेनिश जो ज़बानें हैं ये पनामा से होके एल सल्वाडोर तक, बल्कि मेक्सिको की भी लाहौर साइड तक ये स्पेनिश बोली जाती है। इसके बाद यहाँ पे इंग्लिश स्टार्ट होती है, इंग्लिश ज़बान बोली जाती है। इधर क्यूबा है, यहाँ पे इंग्लिश और स्पेनिश दोनों जो है डोमिनेंट लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेजेस है। इधर भी कुछ स्टेट्स जो हैं वो इंग्लिश भी बोलते हैं और स्पेनिश भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये दो ज़बानें बहुत ज़्यादा है, स्पेनिश और इंग्लिश। जिन कंट्रीज में स्पेनिश बोली जाती है उन कंट्रीज को कहते हैं लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। क्या कहते हैं? जहां स्पेनिश ज़बान बोली जाती है उनको क्या कहते हैं? लैटिन अमेरिकन countries. So Latin American countries are those countries where Spanish is the official language or the spoken language. जहाँ पे स्पेनिश स्पोकन या जो है वो यूज ऑफिशियल लैंग्वेज है उनको लैटिन अमेरिकन कंट्रीज कहते हैं। ये था ग्रुप ऑफ कंट्रीज। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे है, कुछ कंट्रीज को एक स्पेशल नाम दिया जाता है। वो किस बेस पर दिया जाता है? अभी ये साउथ अफ्रीका एक कंटिनेंट है, बल्कि अफ्रीका एक कंटिनेंट है, ठीक है। अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। लेकिन साउथ अफ्रीका के अंदर एक कंट्री है साउथ अफ्रीका। चूंकि ये अफ्रीका के साउथ में पाई जाती हैं इसलिए इसको कहते हैं साउथ अफ्रीका। क्या कहते हैं? साउथ अफ्रीका। अब एक और चीज है यहाँ पे कंट्रीज में, चूंकि साउथ अफ्रीका से मुझे याद आया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो कंट्रीज किसी दूसरे ओशन तक जाते हैं, वो किसी दूसरे कंट्री का सहारा लेते हैं, उन कंट्रीज को कहते हैं लैंडलॉक्ड कंट्रीज। अब मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान का अपना ओशन नहीं है तो वो पाकिस्तान या ईरान के जरिए ओशन तक एक्सेस लेना चाहता है तो अफगानिस्तान इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री। कजाकिस्तान की अपनी ओशन नहीं है, वो पाकिस्तान का और फिर ताजिकिस्तान का सहारा लेके ओशन तक रसाई कर लेगा। या उस तरफ से जॉर्जिया कैस्पियन सी से होते हुए ये जाके तुर्की के जरिए जाके ओशन तक एक्सेस करेगा, फिर ये ओशन तक पहुंच जाएगी। इसको कहते हैं लैंडलॉक्ड कंट्री। मंगोलिया रशिया से या चाइना से मदद लेगा ओशन तक पहुंचने के लिए, मंगोलिया इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री क्योंकि उसका अपना ओशन नहीं है। सो लैंडलॉक्ड कंट्रीज आर दोज कंट्रीज which does not have any connection, direct connection with the ocean. इनको लैंडलॉक्ड कंट्रीज कहते हैं जिनका ओशन के साथ कोई डायरेक्ट ताल्लुक ना हो, दूसरे कंट्री का सहारा लेके। अच्छा, अगर एक मुल्क दो कंट्रीज का सहारा लेके, जैसे कजाकिस्तान ओशन तक पहुंचने के लिए, तो इसको कहते हैं डबल लैंडलॉक्ड कंट्रीज। क्या कहते हैं? डबल लैंड लॉक्ड कंट्रीज। सिंगल लैंड लॉक्ड, डबल लैंड लॉक्ड। दो कंट्रीज का सहारा लेके ओशन तक, दो कंट्री से उन्होंने मदद मांगने क्या ओशन तक रास्ता दे दो। एक कंट्री का सहारा लेके ओशन तक पहुंचने के लिए सिंगल लैंड लॉक्ड, डबल लैंड लॉक्ड। सिंगल लैंड लॉक्ड नहीं, वो लैंड लॉक्ड है। जो दो कंट्रीज का सहारा लेते हैं वो डबल लैंड लॉक्ड है। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, अभी देखो ये साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका के अंदर एक मुल्क है, साउथ अफ्रीका के अंदर चारों तरफ साउथ अफ्रीका, उसके अंदर एक छोटा सा स्टेट है। इस स्टेट का नाम है लिसोतो। लिसोतो, लिसोतो जो है वो हर तरफ जिधर भी जाएगी अफ्रीका से मदद मांगने होगी ओशन तक। हालांकि एक कंट्री का, लेकिन ये किसी मुल्क के अंदर कंट्री है, साइड पर और कंट्रीज नहीं है, एक ही कंट्री के अंदर एक और छोटा सा स्टेट है लेसोतो। इसको कहते हैं इनक्लेव। क्या कहते हैं? लेसोतो इज एन एनक्लेव कंट्री।
इसके साथ एक और स्टेट है यहां पे, स्वाजीलैंड। स्वाजीलैंड, स्वाजीलैंड इज आल्सो एनक्लेव, क्योंकि इसने अफ्रीका से मदद लेकर समंदर तक पहुंचना होगा। क्लियर? लैंडलॉक्ड, सिंगल लैंडलॉक्ड या डबल लैंडलॉक्ड और एनक्लेव। तो मेरे ख्याल में ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और एक अच्छी चीज़ आप लोग कर लें, मैप देखें, मैप को इस सारी चीज़ों को जो मैंने आज पढ़ाया है इसको हाईलाइट करें, देखें जहाँ पे प्रॉब्लम होती हैं आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आगे जो चीज़ें आएंगे वो मज़ीद और कॉम्प्लेक्स होंगे, मज़ीद और हम कंट्रीज़ के अंदर जाएंगे, उनको मतलब मुख्तलिफ चीज़ें स्टडी करेंगे। तो ये चीज़ों का स्टडी होना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और इसको याद कर लें। अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआ में याद रखें। और इंशाल्लाह कल प्रॉपरली ऑनलाइन मैं ले आऊँगा आप लोगों की, इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह टाइम वही होगा जो पहले हम करते थे, जैसे रोज़ों में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।